नमस्कार। सबसे पहले सिविल मार्गदर्शन के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत। तो जैसा कि पिछली क्लासों में हम चैप्टर 1, 2, 3 को कंप्लीट कर चुके हैं और चैप्टर 4 जो कि कृषि पर आधारित है, सशक्त और समृद्ध कृषि, इसकी अपन चर्चा कर रहे थे। 3 सेशन अपने हो चुके हैं। आज अपना ये इस पर आधारित 4th सेशन है, चौथा सेशन है, चौथी क्लास है। तो आज इस क्लास में हम अपन कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो रिमेनिंग हैं और इस चैप्टर को अपन आज इस क्लास में समाप्त करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, चलिए, तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है नमो ड्रोन दीदी योजना पर, क्वेश्चन नंबर 26, नमो ड्रोन दीदी योजना। और पूछा गया है कि किस पहल के तहत ये प्रारंभ की गई है। ऑप्शन है हमारे सामने प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, स्टार्टअप इंडिया और मेक इन इंडिया। बहुत ही शानदार स्कीम एग्रीकल्चर के क्षेत्र में चलाई गई है। ध्यान रखना है, पेपर के लिए बहुत आगामी पेपर्स हैं, वीडियो के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये इसका संबंध कृषि क्षेत्र से है। तो सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि जो नमो ड्रोन दीदी योजना है उसका संबंध है आपके कृषि क्षेत्र से। ये सबसे बड़ी बात है क्योंकि ड्रोन देख के ऐसा लगता नहीं है कि ये कृषि क्षेत्र से संबंधित है। फिर भी हमें याद रखना होगा कि नमो ड्रोन दीदी योजना का संबंध कृषि क्षेत्र से है और कृषि के क्षेत्र में नवाचारों को प्रोत्साहित करने के लिए आर्थिक सशक्तिकरण कैसे होगा ये भी अपन बात करेंगे। एक्चुअली जब कृषि के क्षेत्र में ड्रोन का उपयोग किया जाना है तो जैसे आपको छिड़काव करना है, कीटनाशक का छिड़काव करना है, तो सटीकता से हो उसका छिड़काव, अनावश्यक जो पूरी फसल को उससे नुकसान ना पहुंचे और तीव्र गति से हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए इसमें ड्रोन का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, इससे आर्थिक सशक्तिकरण होगा और यहां से महिला सशक्तिकरण के लिए प्रावधान किया गया है। महिला सशक्तिकरण कैसे है? क्योंकि इसमें सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से राजस्थान का जो लक्ष्य है वो 1000 ड्रोन्स का है। ठीक है, जो इकोनॉमिक सर्वे 2024-25 है उसके अकॉर्डिंग 1000 ड्रोन्स प्रोवाइड कराए जाएंगे और सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से ये प्रोवाइड कराए जाएंगे। महिलाओं को इसमें ध्यान में रखा गया है, तो महिला सशक्तिकरण को भी इसको आगे बढ़ाया जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे क्या प्रावधान है? इसके आगे ये प्रावधान है भाई कि जो 1000 ड्रोन प्रोवाइड कराए जाएंगे उसमें आपका 80% राशि, जो ड्रोन की राशि है उसका 80%, और जो 80% या तो 80% या फिर उसका जो मैक्सिमम है, मैक्सिमम जो राशि बनती है उसकी वो 8 लाख रुपए है। ठीक है, ये प्रोवाइड कराए जाएंगे। या तो मैक्सिमम 80% मिलेगा, 80 जो ड्रोन की राशि है उसका 80% या 8 लाख रुपए प्रोवाइड कराए जाएंगे। और इस तरह से ये ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित है। इसका मतलब राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत इसको संचालित किया जा रहा है 2023-24 के बजट से। ठीक है, 2023-24 के बजट में केंद्र सरकार के द्वारा संचालित एक महत्वपूर्ण योजना जो कि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत संचालित है। कृषि के क्षेत्र में नवाचारों को बढ़ाने के लिए इसका संचालन किया जा रहा है। ये इससे महिलाओं का आर्थिक सशक्तिकरण होगा, किसानों की आय को डबल करने का जो लक्ष्य है सरकार का उसमें कहीं ना कहीं इफेक्टिव होगा। ये महिला सशक्तिकरण है और आपको राशि पता होना चाहिए कि जो ड्रोन की कीमत है उसका 80% या मैक्सिमम 8 लाख रुपए तक के इसमें सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो ये रहा आपका आंसर होगा इसका बी ऑप्शन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है अगेन इसी पर आधारित, नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत एक महिला स्वयं सहायता समूह एसएचजी को ड्रोन खरीदने के लिए अधिकतम कितनी वित्तीय सहायता मिल सकती है? तो इसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। जो ड्रोन की लागत है उसका 80% या मैक्सिमम 8 लाख रुपए। तो आप देख लीजिए 80% इसका ड्रोन की कीमत का, या फिर बात करें तो मैक्सिमम कितना 8 लाख रुपए इसमें आपको
मिल जाएगा। ठीक है, तो ये फैक्ट हमें याद रखना है, तो आप देख लीजिए बी ऑप्शन हमारा अगेन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राजस्थान में कुल पंजीकृत सहकारी समितियां कितनी हैं? सहकारी समितियों का चर्चा की गई है। सहकारी समितियां मतलब ये इस तरह की एक संस्था होती है जो मतलब जैसे किसानों को आसानी से मतलब खाद बीज मिल जाए, उचित रेट पर मिल जाए, उनके लिए पैसा उपलब्ध हो जाए, जैसे बैंकों से या साहूकारों से पैसा अधिक कीमत पर, अधिक ब्याज दर पर मिलता है, तो एक उचित रेट पर उनको खाद बीज है चाहे पैसा है उपलब्ध कराने के लिए एक इस तरह की एक आर्थिक संस्थाएं होती हैं जो क्षेत्रीय लेवल पर होती हैं। ठीक है, तो ये राजस्थान में कुल पंजीकृत पूछा है, पंजीकृत सहकारी समितियों की संख्या कितनी है? तो वेरी इंपॉर्टेंट नंबर है जो कि आपको याद रखना होगा, 42,283। ठीक है, कितना? 42,283 राजस्थान में पंजीकृत सहकारी समितियों की संख्या है। वीडियो के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। पंजीकृत सहकारी समितियों की संख्या राजस्थान में 42,283 है। इसके अकॉर्डिंग हमारा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फटाफट फटाफट देखेंगे जल्दी से। असुमेलित युग की पहचान कीजिए। प्रमुख सिंचाई परियोजना दे रखी है और उनके सामने दे रखे हैं लाभान्वित जिले, कि इन परियोजनाओं के माध्यम से किन किन जिलों को लाभान्वित किया जाता है, जिसमें आपके सामने पहली है परवन ब्रज परियोजना। परवन जो योजना है, ब्रज परियोजना, ये आपके किस नदी पर है? पहले तो ये पता होना चाहिए। तो ये परवन परियोजना है, तो ये परवन नदी पर ही बनाई गई है। ठीक है, परवन नदी पर किस जिले में है? और ये झालावाड़ जिले में स्थित है। इसके अलावा झालावाड़ के अलावा आपके कोटा और बारां तीनों डिस्ट्रिक्ट इससे लाभान्वित हैं। अगर पूछा जाए कि परवन ब्रज परियोजना से लाभान्वित जिले कौन से हैं, तो झालावाड़, कोटा और बारां तीन जिलों को इसके द्वारा लाभान्वित किया जा रहा है। ठीक है, तो ये हमें यहाँ से याद रखना है। अगली बात करते हैं, अगला है नर्मदा नहर परियोजना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और कई बार पूछा जा चुका है नर्मदा नहर परियोजना के बारे में। ये नर्मदा नदी का जो जल है उसको पश्चिमी राजस्थान के आपके जालौर जिले और बाड़मेर जिले तक पहुंचाना है। ठीक है, नर्मदा के पानी को जालौर और बाड़मेर जिले तक पहुंचाना है। और इसकी जो दूसरी इंपॉर्टेंट खास बात है, ये पहली परियोजना है, पहली बड़ी परियोजना जिसमें स्प्रिंकलर विधि से सिंचाई। ठीक है, पहली बड़ी परियोजना जिसमें स्प्रिंकलर विधि, फव्वारा विधि के माध्यम से सिंचाई का प्रावधान है। और इससे याद रखना है, राजस्थान के जालौर और बाड़मेर जिले इससे लाभान्वित किए जाएंगे। कौन से? जालौर और बाड़मेर, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ आपके सामने देखो बीकानेर दे रखा है, जो कि गलत आंसर होगा। इसका मतलब असुमेलित युग की पहचान करनी थी, तो ऑप्शन तो हमारा बी आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, अगला जो स्टेटमेंट है वो पूछा है आपसे काली तीर लिफ्ट परियोजना। काली तीर, पहले तो यही पता होना चाहिए कि ये कहाँ पे है, तो ये आपके धौलपुर जिले को लाभान्वित करती है। सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है, काली तीर लिफ्ट परियोजना का संबंध किस जिले से है? काली तीर लिफ्ट परियोजना के तहत राजस्थान के किस जिले को लाभान्वित किया जाएगा? तो आपको पता होना चाहिए, काली तीर लिफ्ट परियोजना से जिला लाभान्वित है आपका धौलपुर। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई काली तीर लिफ्ट जो परियोजना है, इसके लिए जल की आपूर्ति कहां से होगी? तो दो डैम है, एक तो है आपका पार्वती और दूसरा है रामसागर। पार्वती और रामसागर जो बांध हैं धौलपुर जिले में स्थित हैं दोनों, और इन दोनों से ही इस परियोजना के लिए पानी उपलब्ध होगा। ठीक है, नवनेरा बैराज की बात करें, नवनेरा बैराज आपको पता है ईआरसीपी के तहत पहला जो प्रोजेक्ट है वो बनाया गया है। तो किस नदी पर बनाया गया है ये पता होना चाहिए। तो नवनेरा बैराज, एक तो ये बात होगी कि ये कोटा में स्थित है, दूसरी बात ये काली सिंध नदी पर बनाया गया है। नवनेरा बैराज किस नदी पर स्थित है? नवनेरा बैराज काली सिंध नदी पर इसको निर्मित किया गया है, कोटा जिले में स्थित है। ईआरसीपी के तहत इसका निर्माण किया गया है नवनेरा बैराज का। तो ये सारी बातें हमें यहाँ से याद रखनी होंगी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हो सकता है कहीं ना कहीं सिंगल भी पूछा जा सकता है कोई सी भी परियोजना। सबसे पहले आई परवन ब्रज परियोजना, कहाँ स्थित है? झालावाड़ में। किस नदी पर स्थित है? आपके परवन नदी पर ही स्थित है। और राज्य के कोटा, बारां, झालावाड़ तीनों जिले इससे लाभान्वित
होंगे। ठीक है, अगली है नर्मदा नहर परियोजना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपके पश्चिमी राजस्थान के 2 जिले जालौर और बाड़मेर लाभान्वित होंगे। याद रखना बीकानेर इसमें नहीं है, केवल 2 जिले हैं जो कि जालौर और बाड़मेर हैं। ठीक है, काली ती लिफ्ट परियोजना का संबंध किस जिले से है? धौलपुर जिले से है। इसके लिए जो वाटर अवेलेबल होगा, पानी अवेलेबल होगा, वो पार्वती और रामसागर डैम से अवेलेबल होगा। नवनेरा बैराज कहाँ स्थित है? नवनेरा बैराज ईआरसीपी के तहत कोटा में निर्मित किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपना आंसर तो क्या हो गया? बी ऑप्शन अपना आंसर था। बी में बीकानेर नहीं था, बीकानेर की जगह यहाँ क्या आएगा? बाड़मेर। ठीक है, जालौर और बाड़मेर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सत्य कथन की पहचान कीजिए। पहले तो क्वेश्चन को यहीं से पकड़ना है कि सत्य कथन पूछा गया है या असत्य कथन। तो यहां हमें सत्य कथन की पहचान करनी है। और किस संदर्भ में पूछा गया है? कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की बात की गई है कि इसकी स्थापना 15 मई 2020 को की गई थी। बिल्कुल सही बात है भाई, 15 मई 2020 को इसकी स्थापना की गई थी। 15 मई 2020 डेट याद रखनी है। कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की स्थापना कब की गई? तो 15 मई 2020, 15/5/2020, 15/5/2020 से इसकी स्थापना की गई है। तो इसकी स्थापना का कारण, उद्देश्य क्या है, ये हमें समझना होगा। सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो यही है। तो एक्चुअली हुआ क्या, जैसे फसल का उत्पादन हो जाता है, फसल की कटाई हो जाती है, तो फसल की कटाई के पश्चात फसल का भंडारण की जरूरत पड़ती है। उसके लिए सुरक्षित रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज की आवश्यकता होती है। और फिर खाद्य प्रसंस्करण, इसकी जो अगली कड़ी है वो खाद्य प्रसंस्करण है। ठीक है, तो यहां तक इस फसल के लिए काफी परेशानी आती है हमें। और नीति आयोग की एक रिपोर्ट में बताया गया कि फसल उत्पादन के पश्चात, फसल के कटने के पश्चात लगभग 90,000 करोड़ रुपए की जो फसल है वो बर्बाद हो जाती है। तो इसकी सुरक्षा के लिए एक फंड स्थापित किया गया जिसका नाम दिया गया कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। 15 मई 2020 को यह स्थापित किया गया और इसमें फिर प्रावधान कर दिया गया आपके 1 लाख करोड़ रुपए का। ये 1 लाख करोड़ रुपए का फंड है। टोटल क्या है इसमें? 1 लाख करोड़ रुपए का फंड है। बिल्कुल सही बात है, ये स्टेटमेंट भी सही है। अगला बताया गया, राज्य में सहकारिता विभाग को नोडल विभाग बनाया गया। इसका जो नोडल विभाग है वो सहकारिता विभाग है। ठीक है, ये भी स्टेटमेंट सही है। 3 स्टेटमेंट याद रखें। फिर इसमें बताया गया कि भैया जैसे आपको भंडारण के लिए बनाना है, कोल्ड स्टोरेज स्थापना करना है, खाद्य प्रसंस्करण के लिए स्थापना करनी, तो इसमें पैसा दिया जाएगा। तो इसमें बताया गया कि हम सरकार आपको कितना 2 करोड़ रुपए दे देगी। ठीक है, अधिकतम कितना? अधिकतम 2 करोड़ रुपए दे देगी, जिसपे 3% ब्याज अनुदान दिया जाएगा। ये इसके तहत प्रावधान किया गया था। तो इसके अंतर्गत सभी ऋणों पर 2 करोड़ की सीमा तक प्रतिवर्ष 3% ब्याज अनुदान दिया जाएगा। ये भी स्टेटमेंट सही है। इसका मतलब हमारे सभी कथन सही हैं। डी ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हमें याद रखना होगा, कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर फंड AIF की स्थापना 15 मई 2020 को हुई, जिसका उद्देश्य क्या है? भंडारण, कोल्ड स्टोरेज, खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना, बैकवर्ड और जो फॉरवर्ड लिंकेज की समस्या है उनको समाप्त करना। 1 लाख करोड़ रुपए का इसका अंतर्गत प्रावधान है, जिसके तहत 2 करोड़ रुपए तक की राशि 3% ब्याज अनुदान के द्वारा प्रदान की जाएगी इनको स्थापित करने के लिए। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये बुक है हमारी राजस्थान आर्थिक समीक्षा, जिसको अपन डिस्कस कर रहे हैं। ये आपके सामने चौथा चैप्टर है जिसको अपन कंप्लीट करने जा रहे हैं, और आगे के जो चैप्टर्स हैं उनको भी कंटिन्यू अपन करते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अटल भूजल योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अटल भूजल योजना के बारे में देखते हैं। जैसे नाम से क्लियर है, जल से संबंधित है। भूजल से मतलब भूगर्भिक जल से संबंधित है। तो आपको पता है भूगर्भिक जल का जो लगातार स्तर गिरता जा रहा है, उसको बचाने के लिए इस योजना को प्रारंभ किया गया, अटल भूजल योजना। अगेन क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन के माध्यम से? निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और विचार करके क्या बताना है? सत्य कथन की पहचान करनी है। तो पहला
जो उद्देश्य है वो हमें ये समझ में आया कि जो भूगर्भिक जल है वो उसको संरक्षण करने से ये संबंधित है। पहला स्टेटमेंट जो स्कीम का उद्देश्य है वो यही है। फिर हमें याद रखना होगा कि ये योजना कब स्टार्ट हुई थी, तो ये 1 अप्रैल 2020 को ये योजना प्रारंभ की गई थी। ठीक है। फिर तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि इसका संचालन भारत सरकार और विश्व बैंक के सहायता से किया जा रहा है। ठीक है सर। फिर बात की जाए कितना कितना है भैया, तो 50% ये देंगे और 50% ही विश्व बैंक देगी। ठीक है। चलिए अगली कड़ी में बात करते हैं। तो हमें पता होना चाहिए कि जो अटल भूजल योजना है वो भारत के 7 राज्यों में संचालित है। कितने राज्यों में? 7 राज्यों में संचालित है। 7 राज्यों में संचालित है। अब ये 7 राज्य कौन कौन से हैं? इसमें मतलब हमारा राजस्थान सम्मिलित है। सबसे पहले बात करते हैं हम गुजरात की। गुजरात, राजस्थान, ठीक है, गुजरात आ गया, राजस्थान आ गया आपका। और इसके बाद आप बात कर लीजिए महाराष्ट्र की, और महाराष्ट्र, कर्नाटका, कर्नाटक, और यूपी, एमपी, और अपना एक स्टेट कौन सा बचा? यूपी आ गया, एमपी आ गया, कर्नाटक, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और हरियाणा। यहाँ से हमें हरियाणा का नाम याद रखना होगा। तो ये 7 राज्यों में इस तरह से संचालित है। ठीक है। तो सीक्वेंस से याद रख लीजिए कि ऊपर से स्टेट देखते हैं हरियाणा, हरियाणा के बाद राजस्थान, राजस्थान के बाद गुजरात, गुजरात के बाद महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के नीचे कर्नाटका, इधर से यूपी, एमपी, इस तरह से। ठीक है। तो ये हुए आपके 7 राज्य। ठीक है। अगला स्टेटमेंट ये क्या कह रहा है कि इस योजना में भूजल विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है। एक्चुअली ये स्कीम ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित है। ठीक है। तो जब ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित है और इसमें कई सारे विभाग शामिल किए गए हैं, जैसे आपका PHED है, भूजल विभाग है। ठीक है। और आपका राजस्व विभाग भी इसमें सम्मिलित है, और कई 1-2 डिपार्टमेंट और इसमें सम्मिलित हैं। तो इसका जो नोडल विभाग बनाया गया है वो भूजल विभाग को बनाया गया है। और थोड़ी सी बात और करते हैं कि राजस्थान के ये 17 जिलों में संचालित है। ये तो 7 राज्यों में, 7 राज्यों के अलावा राजस्थान की स्थिति की बात करें तो राजस्थान के ये 17 जिलों में। ठीक है। राजस्थान के 17 जिलों के 38 ब्लॉक में, राजस्थान के 17 जिलों के 38 ब्लॉकों के 1132 लगभग इसमें पंचायत हैं। 1132 जाने ये 38 है, 1132 ही देखना, एक बार चेक कर लेंगे अपने इसको। तो राजस्थान के 17 जिलों के 38 ब्लॉकों के 1132 पंचायतों में जो अटल भूजल योजना है वो संचालित है। ठीक है। और इसके रुझान भी सामने आए हैं कि जो 189 आपकी जो पंचायतें हैं उनमें सुधार आया है। जो भूगर्भिक जल स्तर है उसमें सुधार भी आया है, ऐसा नहीं है। तो कितने हैं? वो नंबर है आपका 189। 17 जिले, अगर पूछा जाए कि अटल भूजल योजना राजस्थान के कितने जिलों में संचालित है, तो 17 जिलों में संचालित है। और कितने राज्यों में संचालित है? 7 राज्यों में संचालित है। भारत सरकार और विश्व बैंक के द्वारा संचालित की जा रही है। 50-50% का योगदान है। नोडल विभाग कौन सा है? आपका भूजल विभाग इसका नोडल विभाग है। 1 अप्रैल 2020 से ये प्रारंभ की गई थी। तो ये अटल भूजल योजना के बारे में जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य थे वो आपके सामने हैं। ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, राज्य में सहकारिता को बढ़ावा देने के लिए कितनी प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों की स्थापना की गई है? मतलब राज्य में हमें प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों की नंबर बताना है, कितना है। तो एक्चुअली जो प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक है, किसानों को जो लोन वगैरह है, पैसा है, वो अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उचित ब्याज दर पर मिल जाए, आसानी से अवेलेबल हो जाए, इसके लिए इनकी स्थापना की जाती है। तो इस तरह से राजस्थान में टोटल 36 जो प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक है ये स्थापित की गई हैं। ठीक है। फिर हमें बात करनी होगी, एक बात और याद कर लेते हैं यहाँ से, केंद्रीय सहकारी बैंक।
केंद्रीय सहकारी बैंक। तो राजस्थान में जो केंद्रीय सहकारी बैंक हैं उनकी संख्या 29 है। क्वेश्चन पूछा जाए केंद्रीय सहकारी बैंक कितने हैं, तो केंद्रीय सहकारी बैंक हैं आपके 29, प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक 36 हैं। ठीक है, और यहां से बात की हमने एक और, कि पिछली बार हमने बात की थी सहकारी समितियों की, जिनकी संख्या थी 42,283। ठीक है, ये नंबर भी हमें याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हेलो हेलो